वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं टॉप 25 क्लिनिकल सिचुएशंस, क्लिनिकल डायग्नोसिस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग नीट पीजी एग्जामिनेशन फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ रेडियोलॉजी। आमतौर पे हम जब रेडियोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें आदत होती है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन देख लेना, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन देख लेना, हमारे बहुत सारे क्लिनिकल साइंस को रिमेंबर कर लेना, पर एक एस्पेक्ट हमेशा छूट जाता है कि क्लिनिकल हिस्ट्री। तो आज हम जो हमारा फॉर्मेट है, जब हम 25 टॉप डिजीजेस, 25 टॉप डायग्नोसिस जब डिस्कस करते हैं एनी सब्जेक्ट के, तो हम हिस्ट्री हमेशा माइंड में रखते हैं कि हिस्ट्री किस तरीके से एग्जाम में दी जाएगी, क्या हॉलमार्क फीचर दिया जाएगा, क्या फीचर है जहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का सब्जेक्ट है रेडियोलॉजी। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो यूट्यूब चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है, चाहिए एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि कितने हेल्पफुल है आपको ये वीडियोज़, और अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहला केस है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। तो क्वेश्चन में कैसा आएगा जो आपको आइडेंटिफाई करना है, जाहिर सी बात है पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो एक्यूट डिस्निया के साथ पेशेंट आएगा, चेस्ट पेन, वो भी प्लूराइटिक वैरायटी का चेस्ट पेन होगा, टेकिकार्डिया होगा, और एक हिस्ट्री दे रखी होगी या तो सर्जरी की या इमोबिलाइजेशन की, ये दोनों में से कोई एक चीज़ दे रखी होगी। तो पेशेंट प्रेजेंट टू यू इन दी एमरजेंसी पोस्ट 15 days after the surgery, he was bedridden patient and developed acute dyspnea, pluritic type of a chest pain। ठीक है, CT pulmonary angio shows this image। अब वेज शेप्ड इन्फार्क्ट आपको ऑब्वियसली दिखेगा, पर आपको कैसे देखना है, ठीक है। अगर CT स्कैन का इमेज आपके सामने होगा, जस्ट मैं आपको एल्गोरिदम बता रहा हूँ, मैं आपको कोई इमेज नहीं बताने वाला, मैं आपको एल्गोरिदम बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। कि आपके पास CT स्कैन का इमेज होगा, आपको हार्ट का एरिया देखना है, उसके ऊपर वेसल्स देखनी है, वो दे रखी होंगी, उसमें पल्मोनरी आर्टरी वाला एरिया दिखना है, और वहाँ पे आपको फिलिंग डिफेक्ट दिखेगा, एक एरिया ब्लैक दिखेगा, बाकी पूरा एरिया वाइट दिखेगा। ठीक है, इसको इस तरीके से इमेजिन करना कि मान के चलो कोई वेसल है, उसके अंदर थ्रोम्बस है, तो बाकी जगह तो ब्लड जा रहा होगा, ब्लड कैसा दिखता है, वाइट दिखता है, और अगर थ्रोम्बस होगा तो वो डार्क और ग्रे कलर का दिखेगा। तो दैट इज द हॉलमार्क फीचर जो आपको क्वेश्चन में पकड़ना है, इंट्राल्यूमिनल फिलिंग डिफेक्ट विद इन द पल्मोनरी आर्टरी, जो आपको पकड़ना है। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि CT पल्मोनरी एंजियो क्यों करते हैं, इट इज अ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन स्टेबल पेशेंट। और किस तरीके का एम्बुलस का इमेज आपको मिलेगा, सैडल एम्बुलस का इमेज मिलेगा, जो कि बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का, हमेशा देते हैं ये। नेक्स्ट क्वेरी पे आते हैं, और नेक्स्ट क्लिनिकल डायग्नोस पे आते हैं, एओर्टिक डाइसेक्शन। ठीक है, तो सडन टीयरिंग चेस्ट पेन देगा आपको हमेशा क्वेश्चन में कि सडन टीयरिंग चेस्ट पेन हुआ विच इज रेडिएटिंग टू द बैक, और हिस्ट्री होगी हाइपरटेंशन की, या फिर आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर देगी, अ पेशेंट नोन केस ऑफ मार्फान सिंड्रोम प्रेजेंट्स विद दिस, क्योंकि इस डिजीज़ का एक एसोसिएशन है मार्फान सिंड्रोम के साथ, इसलिए आपको ये पॉइंट याद रखना है। ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में हमें कंफ्यूज कर सकती हैं, हम मिस आउट कर सकते हैं, और हमारा डायग्नोस बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, सडन टीयरिंग चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू द बैक और हाइपरटेंशन। अब वर्ड क्या याद रखना है, टीयरिंग चेस्ट पेन। ठीक है, अब जो आपको फोटो दी जाएगी एओर्टा की, है जिसकी भी फोटो दी जाएगी, जिस भी वेसल की फोटो दी जाएगी, जिस भी पार्ट ऑफ एओर्टा की फोटो दी जाएगी, उसमें आपको क्या देखना है, उसका बीच का हिस्सा देखना है, यानी इंटीमल फ्लैप दिखेगा, डिवाइडिंग इनटू टू ल्यूमेंस, वन इज अ ट्रू ल्यूमेन एंड अनदर इज अ फॉल्स ल्यूमेन। आपको ये आइडेंटिफाई करना है, एक एओर्टा होगा, बीच में एक फ्लैप होगा, इंटीमल फ्लैप है ये, तो ये एक ट्रू ल्यूमेन बना रहा होगा, एक फॉल्स ल्यूमेन बना रहा होगा, जो आपको याद रखना है। ठीक है, ऑलरेडी यू आर नोइंग अबाउट दी स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन, जिसके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, पर किस में सर्जरी करेंगे, किस में मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, ये याद रखना है। स्टैनफोर्ड ए में सर्जरी करेंगे, स्टैनफोर्ड बी में मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, इतना याद रख लो इन केस यू हैवेंट स्टडीड स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन। थर्ड डायग्नोस पे आते हैं, एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक। ऑब्वियसली हर एग्जाम में कंपल्सरी इस पे क्वेश्चन आता है, कैसे जज करना है, सडन हेमीप्लेजिया हो गया पेशेंट को कुछ घंटों में, NCCT ब्रेन इनिशियली नॉर्मल आया। ठीक है, अब जो एरिया आपको ब्रेन का स्कैन दिया जाए, या फिर CT स्कैन में बाद में अगर वो कोई एरिया दिखा रहे हैं, तो सबसे पहला एरिया जो मोस्ट कॉमन है, जो आपको ध्यान रखना है, वो MCA का एरिया है। अगर वहाँ पे हाइपरडेंस MCA दिख गया, या लॉस ऑफ इंसुलर रिबन कहीं लिखा हुआ हो, क्योंकि आप ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं कि वो आपको एक्सप्लेनेटरी फाइंडिंग दे, ऐसा ना दे कि ओवर्टली इमेज दे दें, वो लिख देंगे रेडियोलॉजिस्ट एग्जामिन्ड द इमेज एंड ही सॉ दैट देयर इज अ हाइपरडेंस MCA साइन विच इज सीन एंड द लॉस ऑफ इंसुलर रिबन। तो इससे क्या डिपेक्ट होता है, तो ये एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक का पेशेंट है। अब आपको ये पूछा जाएगा कि मान के चलिए एग्जामिनर क्या जज करना चाह रहा है कि आपके पास स्ट्रोक का पेशेंट आया, आप सबसे पहले कौन सी इन्वेस्टिगेशन करोगे जो ये बता देगी कि इसको यहाँ स्ट्रोक है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये बताया कि NCCT इनिशियली नॉर्मल आता है, तो कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो CT स्कैन से भी पहले पकड़ेगी, उसका नाम है MRI। उसमें भी डिफ्यूजन वेटेड इमेज डिटेक्ट्स द इन्फार्क्ट अर्लीस्ट, क्योंकि स्ट्रोक का और मायोकार्डियल इन्फाक्शन का सारा खेल समय पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका एल्गोरिदम भी ऐसे ही है कि टाइम इज सेल, जितना टाइम आप बिताओगे उतने सेल डैमेज बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो टाइम इज सेल, टाइम इज योर लाइफ,
इन दिस केस इसलिए स्ट्रोक और एमआई में विंडो पीरियड का टाइम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और अर्ली डायग्नोस पे 100% क्वेश्चन आएगा। इस बार आप लिख के रख लो, आपको स्ट्रोक पे और मायोकार्डियल इन्फेक्शन के विंडो पीरियड का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आज ये एपिड्यूरल हेमेटोमा। ठीक है, अब कैसी हिस्ट्री देंगे कि आरटीए हुआ, पर्सन को ट्रॉमा हुआ हेड पे, इनिशियली वो अनकॉन्शियस था, देन ही रिगेन्ड द कॉन्शियसनेस, ही वॉज टॉकिंग वेरी फाइनली एंड देन अगेन ही गॉट अनकॉन्शियस। सो द बीच का इंटरवल क्या बताना चाह रहा है एग्जामिनर कि वो लूसिड इंटरवल है। अब लूसिड इंटरवल पे हर ऑल्टरनेट ईयर वो क्वेश्चन में मेंशन करता है एंड एवरी ईयर एपिड्यूरल हेमेटोमा इज देयर। मोस्टली एपिड्यूरल एंड सबड्यूरल के बीच में ही क्वेश्चन देते हैं, मोस्टली इन दोनों में से भी देखा जाए तो एपिड्यूरल पे क्वेश्चन देते हैं और एपिड्यूरल की हिस्ट्री देंगे और ल्यूसिड इंटरवल ना दे ऐसा बहुत कम होता है। तो ल्यूसिड इंटरवल आपको एक हिंट दे देगा इन केस बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हीट ऑफ द मोमेंट होता है, कभी कभी इजी डायग्नोस भी डिफिकल्ट हो जाता है। आपने जीटीज में देख लिया होगा या कस्टम मॉड्यूल्स में देख लिया होगा आपने, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ल्यूसिड इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली अगर फोटो दे रखा है तो बाय कॉन्वेक्स लेंटिफॉर्म शेम्ड आपको इन्फार्क्ट दिख जाएगा। ठीक है, जो ब्लड कलेक्शन दिख जाएगा। अब इंपॉर्टेंट आपके लिए ये एरिया है टेरियन का, क्योंकि इसके पीछे जा रही है मिडल मेनिंजियल आर्टरी। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है एपिड्यूरल हेमेटोमा में। ठीक है, तो टेरियन पॉइंट याद रखना है। मान के चलिए बाइक एक्सीडेंट है, यहाँ पे गिरा, टेरियन पे इंजरी हुई, मिडल मेनिंजियल आर्टरी पे इम्पैक्ट हुआ, वो इंजर हुई, एपिड्यूरल हेमेटोमा डेवलप हुआ और आपको बाइकॉन कॉन्वेक्स लेंटिफॉर्म शेप हाइपर डेंसिटी दिखी सिटी स्कैन पे, तो एपिड्यूरल हेमेटोमा हुआ, लूसिड इंटरवल की हिस्ट्री हो गई। ये सारे पॉइंट्स याद रखना है। एक चीज़ जो डिफ्रेंशिएट करेगी इसको सब ड्यूरल हेमेटोमा से इज दिस लाइन ऑफ द एग्जाम्पल विच इज दैट द क्लॉट डज नॉट क्रॉस द सूचर लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब ड्यूरल हेमेटोमा में क्या होगा, एक एल्डरली पेशेंट बता देंगे या अल्कोहलिक पेशेंट बता देंगे। ठीक है, और ऐसा बता देंगे कि वो बाथरूम में था, उसको तो थोड़ा सा ट्रिवियल सा फॉल हुआ या फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली उसका न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन हो रहा है। ठीक है, दोनों केस दे सकते हैं। हम सिर्फ केस वन सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं कि एक एल्डरली पेशेंट था, ट्रिवियल ट्रॉमा हुआ तो कॉर्टिकल उसकी वेन्स डैमेज हुई और उसके बाद उसको सब ड्यूरल हेमेटोमा हो गया। ये हमें एक एस्पेक्ट पता है। एक है कि अल्कोहलिक पेशेंट भी दे सकते हैं। एक हो सकता है सिनेरियो कि जहां आपको देंगे कि एक एल्डरली पेशेंट है और ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ द न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, तो इन केसेस को इस तरीके से भी प्रेजेंट किया जा सकता है। ये विजन खोलने के लिए आपके लिए सेशंस लाए जा रहे हैं। ऑल्दो यू नो एवरीथिंग अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स, बट माई पर्पस इज टू टेल यू द थिंग्स दैट यू माइट मिस आउट एट द हीट ऑफ द मोमेंट इन द एग्जामिनेशन। तो अगर आपको ये सारी वीडियोस आप कंपाइल करके देखें, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा लंबे वीडियोस नहीं है, पर इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम स्टडीज़। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, यू ऑलरेडी नो इट इज द क्रिसेंट शेप हेमेटोमा इन द इमेजिंग एंड इट क्रॉसेज द सूचर लाइन। ठीक है, बट डज नॉट क्रॉस द फाल्क्स। एक ये एक्सक्लूजन पॉइंट याद रखना है। ये एग्जामिनर इधर क्वेश्चन बना सकता है, अब तक नहीं बनाया है, अब अगर बनाएगा तो इस पे बनाएगा कि सूचर लाइन तो क्रॉस करता है, ये आपको पता है, फिर क्या क्रॉस नहीं करता, फाल्क्स को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, ऑब्वियसली मैंने मेंशन कर दिया कि ब्रिजिंग कॉर्टिकल वेन्स के रप्चर के कारण सब ड्यूरल हेमेटोमा होता है। अब अगर सब एरेक्नोइड हेमरेज के बारे में बात नहीं करें तो ये पूरा डिस्कशन अधूरा रह जाएगा। इसकी एक पर्टिकुलर हिस्ट्री है, आप सबको पता है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वर्स्ट हेडेक ऑफ द लाइफ, थंडर क्लैम्प हेडेक। इसमें ब्लड विजिबल इन द बेसल सिस्टम्स ऑफ योर ब्रेन इन द सीटी स्कैन और बेरीज एन्यूरिज्म इज द मोस्ट कॉमन कॉज। आपको याद रखना है, एंड ऑफ डिस्कशन, बेरीज एन्यूरिज्म इज द मोस्ट कॉमन कॉज। नीमोथोरैक्स पे आते हैं, ऑलमोस्ट एवरी ईयर नीमोथोरैक्स पे क्वेश्चन बन रहा है। आप जितने भी अभी तक क्लिनिकल सिनेरियो आपने 6-7 देखे हैं, सभी बहुत क्लासिकल केस हैं, सभी एग्जाम में आते हैं, यू नो इट। ठीक है, रेडियोलॉजी का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, सारे साइंस याद करने, सारी क्लिनिकल सिचुएशन याद करनी है, हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना है। एंड दिस इज द गेम दैट यू गोइंग टू विन ऑन 30th August of 2026। चलिए, नीमोथोरैक्स पे आते हैं, सडन चेस्ट पेन आफ्टर ट्रॉमा और कोई सीवीपी लाइन इंसर्शन हुई। अब देखिए, दो तरीके से वापस क्वेश्चन बनाया उन्होंने, है ना, कि ट्रॉमा हुआ, चेस्ट पे लगी और उसको चेस्ट पेन होने लग गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लग गई। वन केस सिनेरियो। अनदर केस सिनेरियो कि सीवीपी लाइन इंसर्ट हो रही थी किसी पेशेंट के एंड देन ही डेवलप्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, एंड लंग साउंड्स एब्सेंट होने लगी वन साइड पे। तो कोई सर्जिकल इंटरवेंशन या फिर ट्रॉमा के कारण उसको चेस्ट पे कोई इंपैक्ट हुआ। अब आपको एक्सरे का इमेज दिया जाएगा। अब आपको क्या ट्रेस करनी है, प्लूरल लाइन ट्रेस करनी है। ठीक है, एक जगह देखना है जहाँ पे लंग नॉर्मल दिख रहा होगा और एक जगह आपको लंग बिल्कुल जेट ब्लैक दिख रहा होगा। अब जो नॉर्मल लंग है उसमें ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग दिख रही होगी, ये जो जेट ब्लैक एरिया दिख रहा होगा आपको थोरैक्स में, यहाँ पे ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग नहीं होगी, ये आपको देखना है। एंड दिस डिमार्केशन इज द प्लूरल लाइन। टेंशन नीमोथोरैक्स का अगर केस दे रहा होगा तो अब ये लाइन ट्रेस करने के बाद, अब आप नीमोथोरैक्स समझ चुके हैं, एयर फिलअप हो गई है, अब सीधा इमेज आपकी आंखें जानी चाहिए ट्रैकिया पे। लंग देख लिया,
आपने प्लूरल लाइन देख ली, एब्सेंट ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग देख ली, अब सीधी आंखें जानी चाहिए ट्रकिया पे। अगर ट्रकिया का शिफ्ट आ रहा है, डेविएशन आ रहा है, ठीक है, आपको ट्रकिया सेंट्रल नहीं दिख रहा है, शिफ्टेड टू वन साइड दिख रहा है, इट इज अ टेंशन निमोथोरैक्स एंड दैट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। निमोपेरिटोनियम के ऊपर बात करते हैं, एक्यूट एब्डोमेन करके आएगा, सस्पेक्टेड परफोरेशन आएगा। अब कैसे देगा, पेशेंट की एसिड पेप्टिक डिसीज थी, मेडिकेशन ऑन एंड ऑफ ले रहा था, क्रॉनिक अल्सर था, बस्ट हो गया, ठीक है, एक ये हो सकता है हिस्ट्री। दूसरी हिस्ट्री हो सकती है कि आपका कोई इंटरवेंशन हुआ, उसके बाद उसके डेवलप हो गया। दोनों ही केस में देयर विल बी गैस अंडर द डायफ्राम, जो आपको पिकअप करना है। हॉलमार्क फीचर जिससे आप क्वेश्चन पकड़ लोगे वो है एयर बीनीथ द डायफ्राम। जैसे ही एब्डोमिनल एक्सरे दिया, सबसे पहले डायफ्राम देखना, सबसे पहले डायफ्राम देखना, एयर बिलो द डायफ्राम इज अ निमोपेरिटोनियम, ठीक है। अब उसका बेस्ट व्यू पूछा जा सकता है, क्योंकि वो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर पूछेंगे। आप कई सारे इंटर्न्स हैं जो भी एग्जाम दे रहे हैं, कई सारे ऐसे एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं जो 2-3 साल फील्ड में काम करके आ रहे हैं और फिर एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। वो जज दोनों की नॉलेज करना चाह रहे हैं कि क्या आपको ये पता है कि अगर आज आपको इमरजेंसी बैठा दो तो आप ये बता दो कि लेफ्ट लैटरल डेक्यूबिटस फ्लेम यूज़ करेंगे इस पेशेंट के लिए, विच इज़ दी इफ़ द पेशेंट कैन नॉट स्टैंड, है ना। अगर निमोपेरिटोनियम देखना तो हमें तो पेशेंट को स्टैंड कराना रहेगा, तभी एयर ऊपर जाएगी। पर अगर स्टैंड नहीं कर सकता है तो कौन सा व्यू दोगे, क्या ये बात आपको पता है एज अ इंटर्न और एज एक्सपीरियंस डॉक्टर। तो लेफ्ट लैटरल डेक्यूबिटस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इस पे एक विजुअल बेस्ड क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, वीबीक्यू के लिए भी प्रिपेयर रहना है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर आते हैं, जाहिर सी बात है अगर इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है तो देयर विल बी एन एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वो कुछ खा नहीं पाएगा, वॉमिट कर देगा या फिर उसको कॉन्स्टिपेट हो रहा होगा। एक्सरे का फोटो आएगा, मल्टीपल एयर फ्लूइड्स लेवल दिखेंगे, जिसको स्टेप लैडर पैटर्न भी कहते हैं। आपको सबको ये चीज़ें याद है बहुत आसानी से, पर आपको ये वर्ड याद रखना है, स्टेप लैडर पैटर्न, बिकॉज दिस इज अ क्लासिकल केस ऑफ अ स्मॉल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन। वाई आई एम स्ट्रेसिंग दिस, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा स्मॉल बॉवल वर्सेज लार्ज बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। आपने सबने एमबीबीएस के दौरान पढ़ रखा है, अगर सेंट्रल एब्डोमेन में स्टेप लैडर पैटर्न दिख रहा है, एयर फ्लूइड लेवल मल्टीपल दिख रहा है, तो दैट इज अ स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो पेरीफेरी में हॉस्टा के साथ लार्ज बाउल डायलेटेड दिखेगा। हर्शस्प्रंग डिजीज के ऊपर आते हैं, एक नियोनेट की हिस्ट्री दी जाएगी, हमेशा न्यूबॉर्न नियोनेट की हिस्ट्री दी जाएगी विद इन 2 months, ठीक है। अब विथ डिलेड मेकोनियम पैसेज, न्यूबॉर्न बेबी हुआ विथ डिलेड मेकोनियम पैसेज, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है। तो अब आपके पास एक एक्सरे का फोटो दे देंगे, बेरियम दे देंगे, जो भी दे देंगे, इन्फेंटोग्राम दे देंगे। यू कैन ऑब्जर्व अ ट्रांजिशन जोन ऑन कॉन्ट्रास्ट एनीमा। जैसे ही कॉन्ट्रास्ट दिया, पहले दिखा देंगे प्री फोटो और पोस्ट फोटो दिखा देंगे, क्योंकि अब ये एग्जामिनर लेंदी करेगा क्वेश्चन को, तो प्री एंड पोस्ट फोटोग्राफ्स एंटिसिपेटेड है। ये मेरा माइंड सोच रहा है, हो सकता है आप भी इस डायरेक्शन में सोचना कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। देखिए क्यूमैक्स जितने भी बने हुए हैं, कस्टम मॉड्यूल्स जितने भी बने हुए हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं। अगर आपने उससे प्रिपेयर किया बहुत बढ़िया बात है, पर आपको क्वेश्चन सोचना पड़ेगा कि एग्जामिनर कहाँ सोच रहा है, तभी हम उस गेम को विन कर पाएंगे, ठीक है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा, प्री फोटो दे दिया और आप कॉन्ट्रास्ट के बाद दिया, तो आप ध्यान से देना, एक ट्रांजिशन जोन दिखेगा, जहाँ तक तो डायलेशन है, फिर कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा, फिर डायलेशन दिखेगा, ठीक है। तो वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर्शस्प्रंग डिजीज के लिए। आपको तो 2 ही बातें याद रखनी, नियोनेट है, मेकोनियम पैसेज आपको डिफिकल्ट लगा और ट्रांजिशन जोन दिख गया, हर्शस्प्रंग डिजीज है, बात खत्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरी डिजीज के लिए क्या है, इट इज़ अ रेक्टोसिग्मॉइड रेशियो विच इज़ नोटेबली रिवर्स्ड इन दिस सिचुएशन। अब आपको सारी पिक्चर देख के सिर्फ नीचे एक लाइन लिख देंगे, व्हाट विल हैपन टू द रेक्टोसिग्मॉइड रेशियो, is it elevated, is it reversed, is it remaining the same, or it doesn't have any relation with the disease. So rectosigmoid ratio is reversed in Hirschsprung disease. ये लाइन याद रख लो इस पूरे सेशन से। इनटू ससेप्शन पे बात आते हैं, चाइल्ड प्रेजेंट विद इंटरमिटेंट पेन, रेड करेंट जेली स्टूल, ठीक है। अब 2 तरीके से क्वेश्चन देगा, या तो सोनोग्राफी का फोटो दे देगा आपको और बता देगा कि टारगेट साइन दिख रहा है, या फिर आपको दे देगा कि रेड करेंट जेली स्टूल्स हैं। ये दोनों ही केस में आपको डायग्नोस करना है, इट इज़ अ इनटू ससेप्शन, ठीक है, या फिर क्लॉ साइन दे देगा, ठीक है। अब एयर एनीमा इज बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक इन दिस केस। ये एक लाइन आपको याद रखनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी इन्वेस्टिगेशन करोगे जो डायग्नोस भी कर दे और थेरेपी भी कर दे, तो वो है एयर एनीमा। इस पर अभी तक क्वेश्चन क्यू बैंक्स में हम देखते आए हैं, परंतु ये एक नया क्वेश्चन बन सकता है इनटू ससेप्शन पे। पाइलोरिक स्टेनोसिस पे आते हैं, जाहिर सी बात है पाइलोरस में स्टेनोसिस है तो देयर विल बी अ प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, बट वॉमिटिंग का टाइम क्या लिखा रहेगा, नॉन बिलियस वॉमिटिंग, इसको पिकअप करना है। नॉन बिलियस दैट मीन्स इट इज़ नॉट फ्रॉम द ड्यूडेनल एरिया, दैट मीन्स इट इज़ समवेयर इन दी स्टमक ओनली, वट एवर इज कमिंग आउट इज फ्रॉम द स्टमक, है ना। तो पाइलोरस पे कंस्ट्रक्शन है, इसलिए स्टमक से चीज़ें बाहर आ रही हैं, और अगर वो बिलियस वॉमिटिंग लिखता है दैट मीन्स वो ड्यूडेनल एरिया से होता, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें भी टारगेट साइन दिखेगा आपको, इलोंगेटेड पाइलरस ऑन दी अल्ट्रासोनोग्राफी। अब मसल थिकनेस जो आपको ऑब्जर्व करनी है, इट इज़ मोर देन 3 mm एंड इट इज़ दी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया,
Okay, so muscle thickness is more than 3 mm and it is the diagnostic criteria in this case, which is very very important to diagnose the pyloric stenosis. Next आते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा पे, ठीक है, जो कैसे प्रेजेंट करेगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर किडनी में कैंसर है, रीनल सेल कार्सिनोमा है, तो कैसे प्रेजेंट करेगा, हेमैचुरिया दे देगा, फ्लैंक पेन दे देगा। अब मास बताने के लिए हमेशा पाल्पेबल एब्डोमिनल मास देगा। अगर हेमैट्यूरिया है, फ्लैंक पेन है और मास दे दिया, दैट मीन्स देयर इज अ ग्रोथ हैपनिंग इन द किडनी, ठीक है। अब सीटी स्कैन देगा आपको या फिर अल्ट्रासाउंड देगा, पर कोशिश करेगा कि सीटी स्कैन दे। अब अगर कोई भी कैंसर है तो उसमें कोई एक जैसा होमोजीनियस एरिया नहीं होगा, उसमें अलग अलग एरियाज होंगे, कहीं सॉलिड होगा, कहीं सिस्टिक होगा, कहीं सॉलिड होगा, कहीं सिस्टिक होगा। क्लियर है बात। तो हेट्रोजिनस अपीयरेंस आएगी। तो जैसे ही हेट्रोजिनस इन्हांसिंग रीनल मास दिख जाए आपको सीटी स्कैन में कि किडनी है और उसमें अलग अलग एरिया दिख रहे हैं, थिंक ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा। एंड वाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट, वो आपको हमेशा सीटी स्कैन क्यों देगा, क्योंकि वो आपको बताना चाह रहा है कि आप जैसे ही आपने किडनी में मास आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत सारे लोग मास आइडेंटिफाई कर लेंगे पर क्या मिस आउट कर जाएंगे, रीनल वेन एंड आईवीसी। जो आपको पॉइंट मिस नहीं करना है कि रीनल वेन और आईवीसी के एरिया में ये इन्वेड करता है, इसलिए आपको ये पॉइंट याद रखना है। क्लिनिकल पॉइंट है रीनल सेल कार्सिनोमा के ऊपर, जिसके ऊपर क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सबको पता है कि भाई फ्लैंक पेन है, एब्डोमिनल मास है, रीनल सेल कार्सिनोमा है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। पर हेट्रोजिनस मास है और रीनल वेन और आईवीसी को भी देखना है हमें अलॉन्ग विद दी किडनीज, दैट इज इंपॉर्टेंट। विल्म्स ट्यूमर के ऊपर आता है, इसमें हमेशा एक यंग चाइल्ड को आपको हिस्ट्री में मिलेगा कि यंग चाइल्ड प्रेजेंटिंग विद द पेनलेस एब्डोमिनल मास, पेनलेस एब्डोमिनल मास, ही वाज नॉट हैविंग एनी पेन बट देयर इज एब्डोमिनल मास जिसके लिए वो आए हैं, ठीक है। द मास इज नॉट ऑफ एनी वरी फॉर द चाइल्ड, ऐसा आपको आ सकता है। तो जैसे ही आप पढ़ो कि इसकी कोई चिंता नहीं है, बस एब्डोमिनल मास है पर ये इसके लिए आया है, बाकी कोई पेन वेन नहीं हो रहा, तो कोई वरी नहीं थी, तो जहाँ वरी नहीं है वहाँ विल्म्स ट्यूमर हो सकता है, ऐसे याद रखिएगा। तो लार्ज इंट्रारीनल मास विच इज आइडेंटिफाइंग ऑन द इमेज, आप सिर्फ इमेज देख रहे हैं, आपको किडनी में सिर्फ एक मास नजर आ रहा है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक बात मेरी याद रख लेना, जहाँ से आपको विल्म्स ट्यूमर का डायग्नोस पिकअप हो जाएगा, पहले तो चाइल्ड, दूसरा ये जो मास है इट क्रॉसेज द मिड लाइन फार लेस कॉमनली एज कम्पेयर टू द न्यूरोब्लास्टोमा। इट क्रॉसेज द मिड लाइन, क्या शब्द है, क्रॉस तो कर रहा है मिड लाइन को, पर इतना नहीं कर रहा जितना न्यूरोब्लास्टोमा में करेगा। अब न्यूरोब्लास्टोमा तो नाम कितना बड़ा, ब्लास्ट हो गया एकदम, है ना, तो वो रीनल मास निकलते 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 बहुत आगे फैल गया। विल्म्स ट्यूमर भी मिड लाइन क्रॉस करेगा पर इतना नहीं करेगा, स्लाइटली क्रॉसिंग द मिड लाइन, ये बात याद रखनी है विल्म्स ट्यूमर के लिए। न्यूरोब्लास्टोमा अगेन चाइल्ड प्रेजेंट, एड्रीनल मास आएगा और एड्रीनल एरिया कैल्सिफाइड दिखेगा आपको, एंड इट क्रॉसेज द मिड लाइन एंड बहुत ज़्यादा क्रॉस करेगा। कैरेक्टरिस्टिक इसका फीचर क्या है जिसको न्यूरोब्लास्टोमा में आपको याद रखना है, इट एनकेसेस द वेसल्स रादर देन इन्वेडिंग देम, अंदर नहीं घुसेगा, आसपास घूमेगा। तो सुप्रारीनल मास है, वेसल्स के आसपास है, देखिए सुप्रारीनल मास और वेसल्स के आसपास, ये बातें याद रखनी न्यूरोब्लास्टोमा के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के बारे में, इसके बारे में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता है, मैं आपको 2-4 पॉइंट बता देता हूँ। पेशेंट आएगा सिरोसिस के साथ आएगा, एलिवेटेड अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल, हमेशा क्वेश्चन में जैसे ही सिरोसिस हो नेक्स्ट लाइन पढ़ना, अल्फा फीटोप्रोटीन अगर एलिवेटेड है थिंक ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एंड नथिंग एल्स, ठीक है। अब अगर सीटी स्कैन इमेज दिया है, आज तक अभी तक इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं पर इंटीग्रेटेड क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहना है। आर्टेरियल एनहांसमेंट दिखेगा विद प्रोमिनेंट वेनस वॉश आउट, ठीक है। आर्टेरियल तो इनहेंस हो रहा है और वेनस वॉश आउट दिखेगा, तो ट्रिपल फेस सिटी स्कैन करते हैं इसमें, ठीक है। इसके लिए LIRADS लाइराइड्स इमेजिंग क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं। LIRADS कौन सी क्लासिफिकेशन यूज़ करें, LIRADS, इस पर भी नया क्वेश्चन बन सकता है। एक तो आर्टेरियल एनहांसमेंट एंड वेनस वॉश आउट पे कंफ्यूज कर सकते हैं कि क्या इनहेंस हो रहा है और क्या वॉश आउट हो रहा है। दूसरा पूछें लाइराइड्स किसके ऊपर है। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है, अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल इनहेंस है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, बात खत्म। चलिए हिपैटिक हिमएंजियोमा पे आते हैं, ठीक है। ये ऐसा आएगा कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो रूटीन चेकअप के लिए आया था, रूटीन चेकअप के लिए आया था और इंसिडेंटल लिवर में उनको फाइंडिंग मिल गई, लीजन मिल गया। अब किस टाइप का लीजन मिला, एक तो पेरिफेरल नोड्यूलर एनहांसमेंट विद सेंट्रीपिटल फिलिंग इन, ठीक है, सेंट्रीपिटल फिलिंग इन एंड पेरिफेरल एनहांसमेंट, इस टाइप का इनहांस लीजन दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज समवॉट लुकिंग लाइक अ वेसल विच इज फीडिंग एट द कॉर्नर्स, ठीक है। तो वेसल जैसा दिखेगा तो वो हिमैंजियोमा है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड द मोस्ट कॉमन लिवर बिनाइन ट्यूमर, इसलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं GIT रेडियोलॉजी से, इन 2 एस्पेक्ट्स पे कम बात हुई है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस फेयरली कॉमन इन आर सेटअप, तो इस पे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सिवियर एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएटिंग शार्पली टू द बैक,
ठीक है, यहाँ पे और पीछे भी आ रहा है। अब एग्जाम में आपको जो इमेज आएगी उसमें आपको पेनक्रियास दिखना है, मोटा हो जाएगा पेनक्रियास, बल्कि पेनक्रियास कंबाइंड विद दी पेरी पेनक्रियाटिक फैट स्ट्रैंडिंग। अब आपको वो रिपोर्टिंग पे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ कि मान के चलिए आप इंटर्न है या एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है, आप ओपीडी में बैठे हैं, आपके पास केस आए, आपने पेनक्रियाटाइटिस सस्पेक्ट किया, आपके पास यूएसजी रिपोर्ट आई और अब आप पढ़ रहे हो, उसमें ऐसा लिखा है कि बल्कि पेनक्रियास है एंड वॉट एल्स विल पॉइंट यू टुवर्ड्स दी एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। तो फैट स्ट्रैंडिंग शब्द याद रखना है बल्कि पेनक्रियास के साथ। अब इसके लिए जो सिवियरिटी इंडेक्स है, इसके ऊपर बहुत पहले वन लाइनर क्वेश्चन आता था, सबसे पहले INI-CT में आया था, फिर नीट पीजी में आया था, फिर FMG में रिपीट किया था। सिटी सिवियरिटी इंडेक्स बेल्सेसार स्कोर इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, इसको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिटी सिवियरिटी इंडेक्स का नाम क्या है, बेल्सेसार स्कोर दे दिया, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ पॉइंटर्स मैंने आपको दे दिए, थ्योरी आपको सारी पता है। ऑस्टियोसार्कोमा के बारे में आते हैं, टीनेजर व्यक्ति देंगे, यंग व्यक्ति देंगे, है ना, पेनफुल स्वेलिंग अराउंड द नी दे देंगे, शोल्डर दे देंगे, सनबस्ट अपीयरेंस मिलेगी, कॉर्डमैन ट्रायंगल मिलेगा, आपको ये सारी बातें पता है। परंतु एक बात याद रखने का, ऑस्टियोसार्कोमा इज टिपिकली लोकेटेड इन दी मेटाफाइसिस, है ना। जब आपको बोन कुछ भी समझ में ना आए, बोन देखना, एपिफाइसिस देखना, मेटाफाइसिस देखना, डायाफाइसिस देखना, बीच का ट्यूमर, बीच की एज यानी टीनेजर एज, ऑस्टियोसार्कोमा, सनबस्ट अपीयरेंस, कॉर्डमैन ट्रायंगल बाद में देखना, पहले एज से जज करो क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि एज और ये कुछ पॉइंटर्स कभी मिस आउट नहीं करेगा एग्जामिनर, उसको आपको देना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, तब जाके आप डायग्नोस उतरोगे। जॉइंट सेल ट्यूमर के ऊपर आता है, इसमें भी यंग अडल्ट होगा, पर अब लीजन का है एपिफाइसिस में, जॉइंट सेल ट्यूमर आर एट दी एपिफाइसिस, ठीक है, ये याद रखना है। कैसी अपीयरेंस है, यू ऑलरेडी नो इट, बताने की जरूरत नहीं है, सोप बबल अपीयरेंस मिलेगी एंड एपिफाइसिस स्ट्रिक्टली, दिस इज द पॉइंट दैट यू नीड टू नो अबाउट जॉइंट सेल ट्यूमर। एक पॉइंट सोप बबल अपीयरेंस एपिफाइसिस पे, नीचे वाले पार्ट पे बोन के, दैट इज जॉइंट सेल ट्यूमर, और मेटाफाइसिस पे अगर एक सनबस्ट अपीयरेंस, कॉर्डमैन ट्रायंगल आ रहा है, ऑस्टियोसार्कोमा, ठीक है, कितना सिंपल कर दिया, 2 लाइन में तो आपका पूरा डायग्नोस बन जाएगा। ऑस्टियोमाइलाइटिस के ऊपर आते हैं, पेशेंट प्रेजेंट करेगा, अब देखिए इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, फीवर के साथ आएगा, लोकलाइज्ड बोन पेन के साथ आएगा। अब एग्जामिनर ये जानना चाह रहा है कि ऑस्टियोमाइलाइटिस तो आपने जज कर लिया, MRI में क्या दिखेगा, MRI के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। ऑस्टियोमाइलाइटिस में क्या क्वेश्चन पूछेगा, MRI हाईलाइट्स डिस्टिंक्ट मैरो एडिमा इन द अफेक्टेड बोन, हाईलाइट कर देगा मैरो एडिमा को, ठीक है। MRI इज द मोस्ट सेंसिटिव अर्ली इन्वेस्टिगेशन, इसमें भी जो स्टर इमेजिंग है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है, तो याद रखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट आता है मल्टीपल माइलोमा पे, एल्डरली पेशेंट बताएगा, बोन पेन बताएगा, एनीमिया बताएगा। बोन पेन के साथ जब एनीमिया आ रहा है तो लाइटिक बोन लीजन होगा, याद रखना है, मल्टीपल माइलोमा हो सकता है। एक्सरे अपीयरेंस या तो पंच्ड आउट स्कल अपीयरेंस दे देगा या MRI का फोटो दे देगा, ठीक है। MRI क्यों देगा, क्योंकि MRI इज द सुपीरियर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि मैरो इन्फिल्ट्रेशन बता रही है आपको, ठीक है, बहुत क्लिनिकली जज करेगा कि आपने OPD में बैठ के काम किया है कि नहीं किया है। या तो CBC PPF की फाइंडिंग दे देगा, आपको सिर्फ एनीमिया जज हो पाएगा, दूसरी चीज़ या फिर पेलर फटीग दे देगा जिससे आप एनीमिया जज करोगे, और बोन का लाइटिक लीजन, इन दोनों को मिक्स करके आप कॉन्सेप्ट बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो 40 सेकंड में, ये जजमेंट रहेगा, ठीक है। एग्जाम में कभी भी ये नहीं सोचना है कि बहुत लेंदी आ गया, VBQs आ गया, मैं कैसे अपने आप को ट्रेन करूँ, ये सब बातें नहीं सोचनी। ऐसा सोचना है कि ये पढ़ा, इसका एप्लीकेशन क्या आ सकता है, क्या पूछा जा सकता है। अगर आप ये अप्लाई कर पा रहे हो ना, दैट मीन्स यू विल बी अ गुड क्लिनिशियन जो एक पेशेंट OPD में देख पाएगा, एंड दैट्स व्हाट नीट PG इज लुकिंग फॉर इन यू, ठीक है। DDH के ऊपर आता है, इन्फेंट प्रेजेंटिंग विद द असिमेट्रिक ग्लूटियल स्किन फोल्ड, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है DDH को डायग्नोस करने के लिए। असिमेट्रिक स्किन फोल्ड, अल्ट्रासाउंड किया वहाँ पे हमने जाके देखा और हिप जॉइंट की इंस्टेबिलिटी दिखी, ठीक है। अब इन्फेंट याद रखना है, इसलिए तो हम डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप बोल रहे हैं, ठीक है। इन्फेंट शब्द, asymmetric hip fold, sonography, developmental dysplasia of the hip, ultrasound is the imaging of choice before 6 months of age, याद रखनी है, बाद में सारे टिश्यूज बन जाएंगे, बोन नहीं देख पाएंगे। प्लेसेंटा अक्रीटा पे क्वेश्चन आता है कि प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ विद करंट प्लेसेंटा प्रीविया, ऐसी सिचुएशन दी, थिंक ऑफ प्लेसेंटा अक्रीटा, ये लाइन मिस मत करना, इस पे क्वेश्चन बनेगा। ऑब्सगाइनी इंटीग्रेटेड रेडियोलॉजी क्वेश्चन बनेगा, प्रीवियस सिजेरियन डिलीवरी है, अभी प्लेसेंटा प्रीविया करके आ गया। अब आपको अगर इमेज दी तो जस्ट प्लेसेंटा के पीछे का स्पेस देखना, देयर विल बी अ कंप्लीट लॉस ऑफ द रेट्रो प्लेसेंटल क्लियर जोन ऑन द स्कैन। ऐसे ही वापस देंगे प्री फोटो एंड पोस्ट फोटो, पहले एक नॉर्मल दूसरे पेशेंट का स्कैन और इस वाले केस का स्कैन, तो प्लेसेंटा के पीछे की स्पेस देखना, ठीक है। ऑल्दो MRI इज वेरी यूजफुल बट इट इज़ नॉट डन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, लास्ट पॉइंट विच इज़ इंपॉर्टेंट, एवरीबडी नोज इट, जस्ट एक बार रिवाइज कर लो एग्जाम में जाने से पहले। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट है, बीटा HCG किया, एब्डोमिनल पेन आया, ब्लीडिंग आई, 2 ही तरीके से पूछेगा, स्टेबल है अनस्टेबल है, ये याद रखना है, क्या देख रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहले सोनोग्राफी का पिक्चर दे देगा या फिर वर्बली बता रहा होगा कि सोनोग्राफी में किया, यूट्रस में एम्प्टी दिख रहा था हमें, और या फिर एडेनेक्सा में सैक दिखा, या फिर ट्यूब में सैक दिखा, या फिर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में हमें फ्लूइड कलेक्शन मिला, ठीक है। थिंक ऑफ
ectopic pregnancy. Beta HCG is very very important. Exponential rise of beta HCG is seen in this case. With this slide, I complete 25 top clinical situations which can be asked from the subjects of radiology. आगे और भी subjects आने वाले. Stay tuned on our channel for more videos like this. And thank you so much for whatever support you have provided so far. And I'm highly obliged with all of your support and your responses. Do let us know in the comment section below आपको क्या ज़्यादा appealing लगा इन सारे videos के बारे में, कितनी help हुई एग्जाम के बाद, आगे ज़रूर बताना. और आगे के लिए हम कैसे अच्छे वीडियोस आपके लिए और प्लान कर सकते हैं. बाकी अपना रिवीजन कंटिन्यू करना और मुझे बताना कैसे हम इसको और बेहतर बना सकते हैं. टेलीग्राम का लिंक नीचे प्रोवाइडेड होगा, वहाँ पे जाके और भी डे वाइज अपडेट्स आ रही हैं, उसको डेली पढ़ना है. ठीक है, इट टेक्स ओनली 30 minutes ऑफ योर टाइम टू फिनिश ऑल दिस. कीप देयर ऑन eyes on the channel and telegram channel and move your preparation like this, and do let us know on 30th August क्या हुआ. Thank you so much.